दोस्तों, आज कौन बीमार नहीं है। किसी को कम दिखता है तो कोई ऊंचा सुनता है, कोई दांतों के दर्द से है परेशान तो किसी की हड्डियां दे रही हैं जवाब। क्या आपको बना रहता है बुखार या त्वचा रोग से आप हैं बेहाल? तो दोस्तों, अब न्यूज़ बीके लेके आया है आपके लिए बीके हेल्थ, जिसमें हर रोग के विशेषज्ञ से आप जानेंगे अपनी समस्या का सटीक निवारण। हमारे इस कार्यक्रम में आपके रोग से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब है। तो देर किस बात की, मोबाइल फोन उठाइए और टाइप कीजिए अपनी समस्या और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8299509159। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके हेल्थ और मैं आपके साथ रक्षा पटेरिया। दोस्तों, आज कौन बीमार नहीं है। आज के इस भागम भाग भरे दौर में हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है और आज हमारे पास समय नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं। इसलिए न्यूज़ बीके ने एक पहल की है जिसमें आप अपने विशेषज्ञ से जान सकेंगे अपनी बीमारी का इलाज। आज हमारे साथ मौजूद हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय भारद्वाज सर। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है दांतों से जुड़ी समस्या का समाधान। सर नमस्ते। नमस्ते रक्षा जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बीके न्यूज़ की पूरी टीम को, जो ये जनमानस में स्वास्थ्य और मुंह से रिलेटेड जो समस्याएं उसके लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और जो आदमी डायरेक्टली अभी सेंटर्स तक नहीं पहुंच सकता है उनको अवेयरनेस का अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, मुंह एक शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ एनर्जी लेने के लिए अगर हम इनटेक करना चाहते हैं तो मुंह हमारे शरीर का आईना है। ओरल और सबसे गंदा पार्ट भी शरीर का मुंह ही है, क्योंकि देखिए जो हमारे यहाँ सबसे पहले शब्द कहा जाता है ओरल कैविटी इज़ द मोस्ट कंटामिनेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। वर्ल्ड में हवा में, पानी में, खाने में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सब मुंह में पाए जाते हैं। अगर हम मुंह से थोड़ा सा भी पिन पॉइंट प्लाक लें, जो चीज़ी लाइक मटेरियल होता है दांतों के बीच में जो जमा होता है, और अगर उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखें तो उसमें करीब 5.5 से 6 अरब बैक्टीरिया होते हैं और करीब 470 से ज़्यादा बैक्टीरिया की स्पीसीज़ पाई गई हैं उस प्लाक में, जिसमें से 137 हमारे लिए लाभदायक हैं और रेस्ट मतलब नुकसानदायक हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले तो मुंह को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जो मुंह में जो दांत हैं, जीभ है, जीभ के आसपास का जो खाल है वो भी सब स्वस्थ रहनी चाहिए। वो प्रॉपर देखभाल और समय समय पर उसकी देखभाल के साथ साथ उसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए उनका अगर ख्याल रखेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। सर, आज के दौर में दांतों की ऐसी कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? देखिए, दांतों में सबसे जो मेन कॉमन बीमारी है, एक तो जो दांतों में पायरिया जिसे जनरल लैंग्वेज में कहते हैं वो पाई जाती है। पायरिया में क्या होता है कि आपके जो मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, दांत के ऊपर हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर मसूड़े चढ़े रहते हैं। तो जो ये हमारा चीज़ी लाइक मटेरियल जो होता है जिसे प्लाक कहते हैं, वो कैल्सीफाइड होकर कैल्शियम में बदलता है और यही कैल्शियम हमारे दांतों के बीच में जमा होता है और हड्डी जो होती है, हड्डी और मसूड़े को गलाता है और इससे पायरिया हो जाता है। इसमें मरीज़ को कभी कभी मसूड़ों से खून निकलता है, मुंह से बदबू भी आती है और जो बोन लॉस होता है, बोन लॉस की वजह से दोनों दांतों के बीच में जगह हो जाती है और उसमें खाना फंसने लगता है। एक तो पायरिया वो बहुत बड़ी बीमारी है जो कि हिंदुस्तान में अब अगर आप 100 मरीजों के मुंह को खोलेंगे तो 95 से 96 मरीजों को ये पाई जाती है। दूसरी सबसे मोस्ट कॉमन है जिसको जनरल लैंग्वेज में दांत का कीड़ा लगना कहते हैं। कीड़ा लगने में क्या होता है कि आप जो फूड स्टफ खाते हैं, खाने के मटेरियल खाते हैं, तो वो हम प्रॉपर अगर साफ़ सफाई ना करें उसकी, तो वो क्या होता है कि हमारे दांतों पर जमा हो जाते हैं और जमा होने की वजह से मुंह में हमेशा बैक्टीरिया रहते हैं। तो वो बैक्टीरिया उनको डिग्रेड करते, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं खाना पीना उसे मिलने के बाद, और जब वो जनसंख्या बढ़ जाती है तो एक सब नॉर्मल लेवल से जैसे ही अपनी उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो दांतों में वो गलन पैदा कर देते हैं और कैल्शियम को लीच आउट बाहर निकालने लगते हैं। और इसी को हम दांतों में कीड़ा लगना कहते हैं और दांत में छेद हो जाते हैं। अगर ये छेद
पहले तो जो दांत की ऊपरी सतह है इनेमल में होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सतह होती है जिसे डेंटिन कहते हैं, जिसमें कि डेंटाइने टिब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें नर्व एंडिंग होती हैं, वहाँ तक अगर कीड़ा लगता है तो कभी कभी लोगों को ठंडे का एहसास होता है। और ये तीसरी लेयर जो मेन होती है जिसको पल्प कहते हैं, जिसमें पल्प में सारी आर्टरी, वेसल, नर्व सप्लाई सारी चीज़ें होती हैं, अगर वहाँ तक ये कीड़ा पहुँचता है तो सीवियर पेन होता है और उसके बाद आदमी को गर्म पानी लगता है और उसके बाद उसको मीठा खाने में दिक्कत होती है, खट्टा खाने में दिक्कत होती है और ये जो इन्फेक्शन होता है दांत के बिल्कुल जड़ पे पहुंच जाता है और इस कंडीशन को दांतों में पल्पाइटिस कहते हैं। और ये पल्पाइटिस जब सीवियर हो जाती है तो पेरिडोंटल एब्सेस में बदल जाती है। उस समय हमें इसमें बहुत से मतलब इलाज की ज़रूरत पड़ती है। दांत का डॉक्टर एक्सरे करके उसमें देखता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो उसमें प्रॉपर इलाज होते हैं वो किया जाता है। और जो कॉमन बीमारियों में आता है आजकल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, लाइकन प्लेनस, ल्यूकोप्लेकिया, ये बिकॉज ऑफ हमारे जो फूड स्टफ्स आज की डेट में खा रहे हैं तो चीज़ें, एक तो जो उसमें स्वीटनर्स मिले रहते हैं सैक्रिन्स के लेवल पर, और दूसरा जो तम्बाकू से रिलेटेड जो पदार्थ है उसकी वजह से सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस में हमारा मुंह खुलना बंद हो जाता है, दांत जो गाल के मसूड़े और गाल की खाल है वो सफ़ेद होने लगती है, जीभ की बाहर निकलना कम होता है, गाल फूलना कम हो जाता है और यही फिर उसके बाद आदमी पहले मिर्ची का कम खा पाता है, फिर उसके बाद उसमें छाले होना शुरू हो जाते हैं और यही सबम्यूकस फाइब्रोसिस लेटर स्टेजेस में ल्यूकोप्लेकिया, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, लाइकन प्लेनस और एरिथ्रोप्लेकिया ये एक कैंसर जैसी भयानक बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो ये तो कुछ कॉमन डिसीज़ेज़ हैं, लेकिन डिसीज़ेज़ देखिए बहुत सी, जैसे सिस्ट बनती हैं मुंह में और उसके बाद पेरियोपाइकल एब्सेसेस बनती हैं और इसके बाद रेनुला और कुछ डेवलपमेंटल बीमारियां भी होती हैं कि जैसे डेवलपमेंटल बीमारियों में कहीं पे दांत कम बनते हैं, कहीं पे दांत ज़्यादा बनते हैं तो उनका भी इलाज कराना पड़ता है और कम बनते हैं तो उनका भी इलाज कराना पड़ता है। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी रहती, कुछ आज की डेट में रेशियल और इंटरकॉन्टिनेंटल विवाह वगैरह होने की वजह से रेशियल चेंज होता है, तो जो अनुवांशिक चेंज होने की वजह से हमारे जबड़ों की साइज़ एक दूसरे में चेंज करती है और चेंज करने की वजह से आड़े तिरछे दांत निकलना शुरू हो गए हैं। इस आड़े तिरछे दांत को कभी तो क्राउडिंग बहुत होती है, कभी स्पेसिंग होती है, तो इसको भी हम ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें ब्रेसेस लगाए जाते हैं। और आजकल तो जो लेटेस्ट अलाइनर लगाए जा रहे हैं जो कि क्लियर अलाइनर्स होते हैं, लेकिन थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन इलाज सब चीज़ का है। आपको जो अगर कोई भी समस्या है तो अपने डेंटिस्ट से संपर्क करके उसका निवारण कर लें, क्योंकि जो अर्ली स्टेज और इनिशियल स्टेज पे अगर आप संपर्क करेंगे तो ट्रीटमेंट में तो उसमें खर्चा भी कम आता है और रिजल्ट भी अच्छा होता है। सर, ये एलाइनर्स और ब्रेसल्स आपने 2 वर्ड्स बताए हैं, तो हमें तो इस दोनों का डिफरेंस पता नहीं है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पहले जो दांत आड़े तिरछे होते थे या फिर जिनको हंसने में थोड़ी सी समस्या होती थी तो उनके लिए 2 तरीके के ट्रीटमेंट होते थे। एक फिक्स ट्रीटमेंट, एक होता था रिमूवेबल ट्रीटमेंट। रिमूवेबल ट्रीटमेंट में क्या होता था कि हम वो केवल एक लिमिटेड बीमारियों में या लिमिटेड जो डिस्क्रिपेंसी होती है उसी में कर सकते थे। रिमूवेबल वाले में क्या होता था, इस पर हमारी पेशेंट पर डिपेंडेंसी होती थी कि पेशेंट को हम रात में लगाने 6 से 12-18 घंटे हम लगाने को देते थे। अगर पेशेंट नहीं लगाता था तो रिजल्ट नहीं आते थे और वो पेशेंट का हमें कोऑपरेशन चाहिए होता था। तो एक तो ये रिमूवेबल वाला हो गया जिसे पेशेंट ऑपरेट कर सकता है। एक दूसरा होता है फिक्स ऑर्थोडोंटिक्स। फिक्स ऑर्थोडोंटिक्स में ऑर्थो मतलब सीधे करना। हम दांतों को, जो हमारे आड़े तिरछे दांत होते हैं, उनको जगह प्रोड्यूस करके और वहाँ पे उनको सीधा अलाइन करते हैं, तो इसको ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। फिक्स दांतों में क्या था कि एक तो ब्रेसेस लगाए जाते थे। पहले ब्रेसेस दांत के कलर के भी, स्टेनलेस स्टील एसएस के भी और क्रिस्टल और सिरेमिक और कंपोजिट के ब्रेसेस लगते हैं। अब ब्रेसेस वाला भी, अब थोड़ा सा ब्रेसेस भी आज की डेट में ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। आज की डेट अलाइनर आते हैं जो कि कुछ क्लियर मटेरियल की प्लेट टाइप की बनती हैं, वो आपको लगा दी जाती हैं, तो उसमें आपको जो ब्रेसेस से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये नया ट्रीटमेंट है, हर स्टेज पे अलग अलग अलाइनर जिस तरीके से पेशेंट का जो डिसीज़ ठीक होती जाती है उसके बाद अलग अलग उसके ऊपर नीचे की प्लेट बनाई जाती है जो कि क्रिस्टल क्लियर होती है और अलाइनर से भी दांतों को अलाइनमेंट में लाया जाता है। सर, बच्चों को आजकल की दौर में बहुत ज़्यादा कीड़े लगने की समस्या हो रही है और आपने भी बताया कि कीड़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आजकल के लोगों, तो इसका क्या इलाज है सर?
देखिए बच्चों में बेसिकली कि देखिए हमारे जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। एक तो दांत जो निकलते हैं 6.5 महीने से लेकर 2.5 से 3 साल तक निकलते हैं, इनको हम दूध के दांत कहते हैं। और आजकल क्या है कि बच्चों में बेसिकली बचपन से हम लोग स्वीटनर भी दे रहे हैं, और कोई भी चीज़ हम जो खान पान में ना तो हम फाइबरस फूड यूज़ कर रहे हैं, सारे केमिकल एक्टिवेटेड फूड यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम मतलब ग्लूकोज शरीर मतलब मुंह ओरल कैविटी में रहता है, तो उस पर बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो बैक्टीरियाओं के पनपने की वजह से वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और हमारे कैल्शियम को लीच आउट कर देते हैं। और दूसरा हमारे जो फूड स्टफ में जो आज की डेट में कैल्शियम होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। और दूध, बच्चे लोग आजकल दूध भी नहीं पीते हैं, तो उसकी वजह से कैल्शियम की कमी से भी उनमें कीड़े लगने की बहुत संभावना रहती है। जैसे कुछ माएँ अपना बच्चों को बॉटल फीडिंग कराती हैं, उनमें भी रैम्पेंट कैरीज बहुत होती है। ये मतलब 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे तक 10-10 दांतों में कीड़े लगे होते हैं, तो उसमें बड़ी ऑकवर्ड कंडीशन भी होती है। हमें ऑपरेट करके उन दांतों को, क्योंकि परमानेंट दांत 6.5 साल से पहले नहीं आएंगे, उसके बाद ही आएंगे। आपके कुछ पेरेंट्स आते हैं कि साहब इनका दांत 3 साल पे निकल गया था, लेकिन अभी तक ये 5 साल के हो गए दांत नहीं आए। लेकिन दांत जिनके जल्दी निकलते हैं उनके और लेट आते हैं। उनके आप समझिए कि अगर नॉर्मल में 6.5 से 7 साल पे आएगा, तो आपका दांत 7.5 से 8 साल में करीब वहाँ पे आएगा ज़रूर, अगर वो उसमें अगर उसकी टूथबड पड़ी हुई है तो बच्चों के लिए मेनली तो यही है कि एक तो जो अपने कन्वेंशनल फूड्स हैं, जैसे कि आप उनको दूध, दही, रोटी, चावल इन सब का सेवन कराएं, अंडा, और जो प्रोटीनेशियस डाइट भी उनको प्रोवाइड कराएं, उनको समय समय पर दिखाते भी रहें, और सुबह शाम ब्रशिंग की आदत डालें। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो माँओं को ज़रूर वो है कि रात में वो उनको एक कॉटन में पानी लगा के या थोड़ा माउथ वॉश लगा के उससे साफ़ कर दें, जिससे कि उस पर जो चिपे पदार्थ है वो ना रहें, और वो नहीं रहेंगे तो बैक्टीरिया वायरस नहीं बन पाएंगे। तो एक खान पान की का ध्यान रखें। दूसरा उसको बच्चों को 2 बार सुबह शाम ब्रश करने की आदत डालें, और समय समय पर 1-8 साल में अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहें। कोई छोटी बीमारी होती है तो उसका उसी समय इलाज कर देंगे। इसलिए बच्चों को तो प्रिवेंशन में मेनली खान पान ही। सर एक वर्ड है सेंसिटिविटी, ठंडा गरम, जो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में भी हम लोगों ने आजकल देखा है वो ठंडा गरम। तो सर ये क्यों होता है और इसके क्या लक्षण हैं, कैसे इसका समाधान हो सकता है? देखिए सेंसिटिविटी मैंने जैसे आपको बताया था कि दांत 3 लेयर में बना होता है। ऊपरी लेयर को हम इनेमल कहते हैं, जो कि हार्ड होती है और नॉन वाइटल होती है, उसमें कोई जान नहीं होती है। उसके नीचे डेंटिन होती है। डेंटिन में डेंटाइनल टिब्यूल्स होते हैं। डेंटाइनल टिब्यूल्स नर्व एंडिंग्स होती हैं। जब क्या होता है कि हमारा इनेमल किन्हीं कारणों से, एसिडिटी से, ब्रश के घिसने से, या फिर हमारी क्लिंचिंग करने से, रात में दांत कटकटाने से, गुटखा खाने से, तम्बाकू खाने से हमारी इनेमल लेयर जब हट जाती है, तो उसके बाद क्या है कि हमें डेंटिन ओपन हो जाती है। तो डेंटिन में नर्व एंडिंग होने की वजह से जैसे हम कोई भी स्टफ़ लेते हैं, जैसे तो वो स्टफ़ जैसे ठंडा लेंगे तो वो ठंडा लगने लगता है। तो इसके लिए मेनली एक तो ये रहती है कि डेंटाइनल टिब्यू, एक तो उसको वहाँ साफ़ करके फिलिंग करके उस पर कोई डायरेक्ट स्टिमुलाई ना प्रोड्यूस करें, एक तरीका। दूसरा तरीका ये रहता है कि हम पेस्ट वगैरह से डेंटाइनल टिब्यू पे सेकेंडरी डेंटिन डिपोजिशन कराते हैं। सेकेंडरी डेंटिन डिपोजिशन स्टिमुलेट होते ही साथ सेंसिटिविटी थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा और डीप हम जाएंगे और पल्प के अगर नज़दीक पहुँचेंगे तो हमें गर्म पानी भी लगने लगता है। ठंडा पानी इनिशियल चीज़ है, उसमें अगर लगता है तो ब्रश से भी ठीक हो जाता है। किसी को लेज़र टेक्निक से ठीक होता है, किसी को उसमें फिलिंग करानी पड़ती है। और लेकिन अगर गर्म पानी लग रहा है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बनते हैं, या तो दांत उखड़वाना या फिर उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना। सर आपने भी बताया रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो सर ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट अच्छे से देखिए, एक जैसे हार्ट की एक बाईपास सर्जरी होती है, ऐसे ही दांत की एक बाईपास सर्जरी है, जिसमें हम दांत अलग अलग दांतों में, जैसे हमारे 32 दांत होते हैं तो अलग अलग दांत की एनाटॉमी होती है। जैसे आपने देखा हो पीछे के दांत थोड़े चौड़े होते हैं, उनका चबाने का सरफेस, आगे के दांत शार्प होते हैं, काटने के लिए होते हैं। तो उसमें जितनी जड़ें होती हैं उसके अनुसार कैनाल्स होती हैं। उन कैनाल्स में आर्टरी, नर्व और वेसल्स होती हैं। जब इन्फेक्शन कीड़ा जब लग के पल्प में पहुंचते ही साथ उनकी आर्टरी और नर्व और कैनाल में पहुंच जाता है, तो वो कैनालों के थ्रू होता हुआ उसकी जड़ के नीचे पहुंच के हड्डी को गला देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम कितनी भी दवाएं आप मरीज़ को खिला लें, उसमें दर्द तो सबसाइड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर देंगे वो फिर से दोबारा पेन होने लगेगा। दवाइयों से केवल टेम्प्रेरी रिलीफ मिलता है। अगर परमानेंट इलाज
कराना होता है तो उसके 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो उखाड़ना या रूट कैनाल। रूट कैनाल में हम जो नसें होती हैं उनको पहले साफ़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। बहुत बाल बाल की तरीके से नसें होती हैं, वो सब किसी में 3 होती हैं, किसी में 4 होती हैं, किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है। वो दांत की मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के हिसाब से और एक्सरे के हिसाब से हम लोग देख के डिसाइड करते हैं। जब वो नसों को निकाल के फिर उसके अंदर नकली नस डालते हैं, ऊपर से फिलिंग करते हैं, इसी को ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। और ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है, कभी भी हर डॉक्टर इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड और जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उसी से कराना चाहिए, क्योंकि इसमें फेल होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सर, एक टूथब्रश और दूसरा टूथपेस्ट, तो ये दोनों कारण भी होते हैं हमारे दांत खराब होने की वजह? देखिए, मेन तो टूथब्रश है। देखिए, जो टूथब्रश इसलिए है कि अगर कोई भी मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई भी साबुन ले लें हम, कितने भी हज़ार का होगा, अगर हम इसको एक सरफेस पर रगड़ेंगे तो वही उसी को साफ़ करेगा, दूसरी सरफेस को अपने आप साफ़ नहीं करेगा। यही पेस्ट के बारे में कहावत है कि अगर ब्रश पेस्ट में लगने के बाद अगर दांतों को अंदर से बाहर से, दांतों की चबाने वाली सरफेस से, इंटरडेंटल बीच वाली सरफेस पे जब तक ब्रश नहीं फिरेगा, पेस्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए ब्रशिंग टेक्निक और ब्रश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेस्ट का काम तो ऐसा है जैसे एक साबुन का काम होता है, तो ब्रशिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेस्ट भी अगर जैसे आपको मेडिकेटेड पेस्ट करना है, जैसे ठंडा लगता है उसके लिए अलग पेस्ट आते हैं, या फिर आपके मसूड़ों में सूजन है उसके लिए अलग पेस्ट आते हैं, तो उसके लिए पेस्ट इम्पोर्टेंट है। जनरल उसमें अगर आप एक सुबह शाम तो करना ही है, एक बार अगर आप ब्रश भी खाली फिरा लेंगे, उस पर बैक्टीरिया स्टिक होने से हटा देंगे, तो वो भी बहुत मच मोर सफिशिएंट है हमारे हेल्दी टीथ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई भी दंत रोग विशेषज्ञ से जुड़े सवाल हो तो हमारे कार्यक्रम। दोस्तों, आज कौन बीमार नहीं है? किसी को कम दिखता है तो कोई ऊंचा सुनता है, कोई दांतों के दर्द से है परेशान तो किसी की हड्डियां दे रही हैं जवाब। क्या आपको बना रहता है बुखार या त्वचा रोग से आप हैं बेहाल? तो दोस्तों, अब न्यूज़ बीके लेके आया है आपके लिए बीके हेल्थ, जिसमें हर रोग के विशेषज्ञ से आप जानेंगे अपनी समस्या का सटीक निवारण। हमारे इस कार्यक्रम में आपके रोग से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब है। तो देर किस बात की, मोबाइल फोन उठाइए और टाइप कीजिए अपनी समस्या और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8299509159।